आगे हमें रियो का पास्ट दिखाया जाता है। रियो बचपन से ही हर चीज में आगे रहता है, चाहे वो स्टडी हो, स्पोर्ट्स हो या फिर सिंगिंग हो या फिर डांसिंग हो। रियो हर चीज में बहुत ही ब्रिलियंट होता है, जिस वजह से सभी लोग रियो को चाहते हैं। एक दिन रियो ब्राजील को फुटबॉल चैंपियनशिप जीतते हुए देखता है, जो रियो को फुटबॉल खेलने के लिए इंस्पायर करता है। रियो को बचपन से ही सब कुछ मिला होता है, पर रियो को नागी के साथ फुटबॉल खेलना होता है। बस वही चीज रियो को नहीं मिल पाती है। अगर रियो अगला मैच हार जाता है तो ये रियो का नागी के साथ आखिरी मैच हो सकता है। इसीलिए रियो नागी से उस पर नजर रखने के लिए कहता है और अपना बेस्ट देने का फैसला करता है। अगली सीन में हम इसागी और नानाशी को देखते हैं। दोनों लोग बैठकर इसागी के आखिरी गोल को एनालाइज कर रहे होते हैं। इस समय इसागी प्लान बनाते समय ही रिएक्ट कर रहा होता है, जैसे हियोरी ने उसे करने के लिए कहा था। इसागी के लिए भी ये बहुत ही चौंकाने वाली बात होती है। तभी वहां पर हियोरी भी आ जाता है। हियोरी इसागी से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम गोल कर पाओगे। मैंने सोचा था कि शायद रेन या सीडो दोनों में से कोई एक ये आखिरी गोल करेगा, पर तुमने ये गोल किया है, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। इसके बाद इसागी योरी से पूछता है, तुमने मुझे रिफ्लेक्स वाली बात क्यों बोली थी। योरी उसे समझाता है कि जैसे ब्लॉक वाले गेम में जब स्पीड स्लो होती है तो हमारे पास ब्लॉक को अरेंज करने का बहुत टाइम होता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है हमारे लिए मुश्किल होता जाता है। इसी तरह सेम स्पीड पर रेन और सीडो के साथ खेलना बहुत ही मुश्किल है। हमें ब्लॉक वाले गेम में अगले ब्लॉक और एग्जिस्टिंग ब्लॉक का ध्यान रखना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग हम ब्लॉक्स को अरेंज करते हैं। एक प्रोफेशनल गेमर ये सब चीज एक साथ सोचकर फटाफट आगे खेलता रहता है। फुटबॉल भी सेम इसी तरह से काम करता है। हियोरी की बात सुनकर इसागी को समझ आ जाता है कि जब उसने आखिरी गोल किया था तब उसने रिएक्ट करने के साथ साथ एनालाइज किया था कि कौन सा प्लेयर कहां और क्या करने वाला है और मेरे पास क्या वेपन्स है, इसीलिए मैं उस समय गोल कर पाया था। हियोरी कहता है, ये बस देखने से ऐसा लग रहा था कि ये कुछ नई चीज हुई है, पर असल में तुम पहले से ही ये सब करते आ रहे हो, बस तुमने इस बार सभी चीजों को एक साथ किया है। ये सुनकर इसागी को फाइनली अपना नया गोल फॉर्मूला मिल जाता है। इसके बाद इसागी योरी और नानासे को शुक्रिया कहता है, क्योंकि उनकी हेल्प से ही इसागी ये सब कर पाया होता है। नानासे इसागी से कहता है कि अगर देखा जाए तो मैं फील्ड पर किसी से भी कम्पीट नहीं कर पा रहा था। रिन और सीडो के मूवमेंट्स तो मेरे लिए इम्पॉसिबल थे, पर मैंने सोचा था कि अगर मैं तुम्हारे मूवमेंट्स को सिंक कर पाया, चाहे वो थोड़ा ही हो, तो गोल क्रिएट हो सकता है। योरी भी कहता है, मैं तो बस यूजुअल गेम खेल रहा था जिससे हमें थोड़ी हेल्प मिल सके। इसके बाद इसागी फिर से दोनों को शुक्रिया कहता है। इसागी नानासे और योरी को गेम के लिए अब कोई भी रिग्रेट नहीं होता है, क्योंकि सभी ने अपना बेस्ट दिया था जितना वो कर सकते थे। इसीलिए अब वो तीनों रिजल्ट्स का वेट करने लगते हैं। इसागी सोचता है, मुझे अपना नया गोल फॉर्मूला मिल चुका है, बस मुझे इसे मास्टर करना है और फिर मैं रेन के भी ऊपर लेवल पर जा सकता हूँ। अब अगले सीन में टीम A2 और टीम C1 के बीच में मैच शुरू हो जाता है। रियो सोचता है कि जब से नागी ने मुझे छोड़ा था मैं तब से और ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ। मैं आज नागी को प्रूव कर दूंगा कि मैं उसके साथ खेलने के लायक हूँ। हम देखते हैं कि नागी और रियो एक दूसरे को पास करते हुए गोल की तरफ जा रहे होते हैं। तभी आर्यू आकर रियो को मार करने लगता है। ये देखकर रियो नागी को एक हाई पास करता है, जिसके लिए नागी वेट कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि टीम A2 का प्लेयर इशिकारी आकर बॉल को ब्लॉक कर देता है। इशिकारी ब्लॉक का सबसे टॉलेस्ट प्लेयर होता है। अब बॉल रिन को मिल जाती है। सीडो रिन को पास करने के लिए कहता है, लेकिन रिन बॉल को इगाराशी को पास कर देता है। नंबर 1 प्लेयर ने उसे बॉल पास की है। ये सोचकर इगाराशी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सीडो और रिन गोल के पास पहुंच चुके होते हैं। इगाराशी को समझ नहीं आता कि वो ये बॉल किसको पास करे। वो बस इस ख्याल में डूबा रहता है कि कौन सा प्लेयर उसे आगे लेके जाएगा। तब सीडो उस पर चिल्लाने लग जाता है। इससे इगाराशी डर जाता है और बॉल को सीडो को पास कर देता है। सीडो के पास गागा मारू खड़ा होता है। गागा मारू हवा में जंप करते हुए बॉल को कैन्यू को पास कर देता है। कैन्यू की रैंक नंबर 5 होती है। जैसे ही कैन्यू को बॉल मिलती है वो फुल स्पीड में गोल की तरफ चला जाता है, लेकिन रिन बीच में आ जाता है। कैन्यू अपनी सुपर फास्ट स्पीड और ड्रिबलिंग की स्किल्स के लिए फेमस होता है। 1-on-1 फाइट में कोई भी कैन्यू के सामने टिक नहीं पाता है। कैन्यू बड़ी ही आसानी से रिन को पीछे छोड़ देता है और गोल के और करीब आ जाता है। अब कैन्यू का सामना सीडो से होता है। रियो सोचता है, बाचिरा अपनी स्किल्स और अपोनेंट के ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाता है, जबकि कैन्यू
अपनी पावर और स्पीड से अपोनेंट को चकमा दे देता है। कैन्यू सीडो को भी बड़ी ही आसानी से पार कर लेता है। अब लास्ट में इगाराशी और इशिकारी कैन्यू को रोकने के लिए आ जाते हैं। ये देखकर कैन्यू मिडफील्ड से एक लॉन्ग शॉट मारता है। हम देखते हैं कि शुरुआत में बॉल गोल की डायरेक्शन से बहुत दूर जा रही होती है, पर बॉल कर्व हो जाती है और गोल के सामने पहुंच जाती है। सभी को लगता है कि गोल होने वाला है, पर वहां पर आर्यू पहुंच जाता है, लेकिन बॉल आर्यू तक पहुंच पाती उससे पहले ही नागी आकर बॉल को रिसीव कर लेता है और गोल करके टीम सी को लीड दिला देता है। कैन्यू और नागी के गेम को देखकर रियो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि अब नागी उससे कहीं ज्यादा दूर निकल चुका होता है। रियो सोचता है, अगर मैं नागी की जगह होता तो मैं ऐसा गोल बिल्कुल भी नहीं कर पाता। कैन्यू और नागी दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं। ये देखकर रियो सोचता है, मैं अपने करंट लेवल पर नागी तक नहीं पहुंच सकता हूँ। रियो पुराने नागी को याद करता है और कहता है कि तुम वो नागी नहीं हो जो मेरे हुआ करते थे। इसके बाद गेम फिर से कंटिन्यू होता है। बॉल रिन के पास होती है। इस गेम में भी रिन और सीडो के बीच में बिल्कुल भी नहीं बन रही होती है। तभी रियो रिन को ब्लॉक करने के लिए पहुंच जाता है। रियो सभी टॉप प्लेयर्स के बारे में सोचता है कि सभी प्लेयर्स के पास कुछ ना कुछ स्पेशल पावर है, पर मैं बस एक केवल ऑलराउंडर हूँ। मैं अगर अपनी स्किल्स को मैक्स भी कर दूं, तब भी मैं केवल 99% तक ही पहुंच पाऊंगा, जो टॉप प्लेयर्स के लेवल पर पहुंचने के लिए काफी नहीं है। हम देखते हैं कि रिन बड़ी ही आसानी से रियो को पीछे छोड़ देता है और बॉल को इशिकारी को पास करता है। इशिकारी हेडर मारकर आर्यू को देता है और आर्यू बॉल को फिर से रिन को पास कर देता है। इशिकारी और आर्यू की वजह से बॉल बड़ी ही आसानी से सभी को पार कर देती है, जिस वजह से रिन एक आसान सा गोल करके बराबर कर देता है। रियो सोचता है कि सभी टॉप प्लेयर स्कोर करने के लिए किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं और ना ही कोई नई टेक्निक उन्हें सरप्राइज करती है, इसीलिए वो लोग इतनी आसानी से गोल कर पाते हैं। पर मैं ऐसा नहीं हूँ। अगर मैं यहाँ हार भी गया तो मेरे लिए मेरे पिता का पूरा बिजनेस पड़ा हुआ है, जिसे मैं जाकर संभाल सकता हूँ। इसके बाद रियो अपनी पुरानी लाइफ को याद करता है, जहाँ उसके पेरेंट्स उसे फुटबॉल से दूर रहने के लिए कहते हैं और फैमिली बिजनेस को संभालने पर जोर करते हैं। रियो सोचता है, अगर मैं यहाँ हार गया तो मुझे फिर से अपनी बोरिंग लाइफ में लौटना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं यहाँ पर अपना बेस्ट दूंगा, चाहे उसके बाद कुछ भी हो। ये सोचकर रियो अब पूरे जोश में आ जाता है। हम देखते हैं कि कैन्यू बॉल लेकर चलता है और रिन उससे बॉल चुरा लेता है। इस वजह से बॉल सीधा रियो के पास चली जाती है। रियो सोचता है कि मेरे पास जो भी स्किल्स है मैं उनका पूरा यूज करूंगा, चाहे आगे कुछ भी हो जाए। हम देखते हैं कि नागी गोल के पास रियो के पास का वेट कर रहा होता है, पर रियो नागी को पास करने की जगह खुद शूट करने का मन बना लेता है। रियो सोचता है कि जैसे नागी ने खुद को बदल लिया है, वैसे ही मैं भी खुद को बदल लूंगा। ऐसा सोचकर रियो सामने शॉट मारता है, जैसे कैन्यू ने थोड़ी देर पहले मारा था। शुरुआत में लगता है कि बॉल गोल से बाहर जा रही है, पर बॉल कर्व होती है और सीधा गोल के अंदर चली जाती है। इस तरह टीम C1 अपना दूसरा गोल कर लेती है। रियो की कॉपी एबिलिटी को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि रियो ने भी अपना नया गोल फॉर्मूला ढूंढ लिया होता है। हम देखते हैं कि इसागी, योरी और नाना से भी ये मैच देख रहे होते हैं। इसागी रियो की परफॉर्मेंस देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन नाना से रियो की कॉपी एबिलिटी से थोड़ा डर जाता है। इस पर योरी कहता है कि इसमें डरने वाली बात नहीं है, रियो केवल 99% ही कॉपी कर सकता है। अगर रियो के अपोनेंट के पास 100 या उससे ज्यादा की स्ट्रेंथ होती है तो रियो के लिए जीतना इतना आसान नहीं होगा। इसागी भी सोचता है, ऊपर से रियो हाइट या फिजिकल स्ट्रेंथ कॉपी नहीं कर सकता है, इसलिए रियो के लिए ये गेम इतना आसान नहीं होने वाला है। आगे हम मैच में देखते हैं कि रिन गेम का आखिरी गोल कर देता है। इस तरह टीम A2 टीम C1 से 5-3 से जीत जाती है। रियो सोचता है, मैं कितना भी कर लूं, मैं टॉप 6 को बीट नहीं कर सकता हूँ, पर अब मेरे पास रास्ता है जिससे मैं खुद को इवॉल्व कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर नागी आ जाता है। नागी रियो के गोल की तारीफ करता है। इस पर रियो कहता है, मुझे पता ये काफी नहीं है, ये वो फुटबॉल नहीं है जो तुम खेलना चाहते हो। तुम चाहो तो मुझे और नीचा दिखा सकते हो, पर एक दिन मैं तुमसे जरूर आगे निकल जाऊंगा और तुम मेरे पीछे भागोगे। ये सुनकर नागी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इटोशी साई जापान फुटबॉल के चेयरमैन और मैनेजर
मैनेजर से मिलता है। साई उनसे कहता है कि तुम्हारी अंडर 20 टीम बहुत ही खराब है। मैंने इस टीम के साथ खेलने के लिए इसीलिए हाँ की थी क्योंकि मैं ब्लू लॉक के प्लेयर्स के साथ खेलना चाहता था, पर अब मुझे नहीं लगता कि मैं इतना खराब टीम के साथ खेलना चाहूंगा। ऐसा बोलकर साई वहां से जाने लगता है, पर चेयरमैन साई को रोकते हुए कहता है कि तुम्हें जो भी प्लेयर पसंद नहीं है हम उसे बदल देंगे, तुम बताओ तुम किसको खिलाना चाहोगे। इस पर साई ब्लू लॉक के एक प्लेयर के बारे में कहता है जिसके साथ साई खेलना चाहता है। आगे हमें नागी और केन्यू दिखाई देते हैं। दोनों लोग ब्लू लॉक प्लेयर का मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो इसागी को बीटल, रियो को कैमिलियन, बारो को गोरिल्ला, टोकीमित्सु को मंकी कह रहे होते हैं। केन्यू नागी से रिन के बारे में पूछता है जिस पर नागी रिन को स्लज मॉन्स्टर बताता है और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।